नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। देखिए आज है 13 तारीख 13 जून 2020। ओके। देखिए पहला है आपका कल मैंने आपको आपको जो है इंस्टीट्यूट कॉलेजेस बताए थे। आईआईटी मद्रास है, बेंगलुरु है, ठीक है। उसी के बारे में थोड़ी बात हो रही है। एनआईआरएफ रैंकिंग का दायरा विश्व स्तरीय तक बढ़ाया जाएगा। एनआईआरएफ रैंकिंग का दायरा विश्व स्तरीय तक बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है? उच्च शिक्षण संस्थानों की एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग का दायरा अब बढ़ाया जाएगा। एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूट ये क्या है आपका? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ठीक है। ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता था? इसमें हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों की इसकी रैंकिंग होती है। एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें जितने भी हमारे उच्च संस्थान थे वो सिर्फ पहले इंडिया के थे, पहले भारत के थे। लेकिन अब जो बात हो रही है वो हो रही है इसे विश्व स्तरीय बढ़ाने की, कि विश्व में जितने भी उच्च संस्थान हैं, विश्व में और भारत में, मतलब विश्व में जितने भी उच्च संस्थान हैं उनको इस रैंकिंग में लाया जाए। ठीक है। तो अब ये आगे से जो रैंकिंग होगी इसके लिए बातें चल रही है कि जो एनआईआरएफ की रैंकिंग होगी उच्च संस्थानों के लिए वो विश्व स्तर पर होगी। उच्च संस्थानों की रैंकिंग जो होगी वो विश्व स्तर पर होगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए भारत में जो है, भारत में आज के दौर में बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे उच्च संस्थान हैं। ठीक है। तो अब हमें कंपेयर करनी है विश्व के उच्च संस्थानों से। ठीक है। तो इसीलिए इसका दायरा बढ़ाने की बातें चल रही है। दुनिया भर के उच्च शिक्षण संस्थान भी प्रतिस्पर्धा में हो गए शामिल। अब तक इसमें सिर्फ देश भर के ही संस्थान थे शामिल। ठीक है। यही इसका इतना ही है। आप पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। कैसे? कि उच्च शिक्षण संस्थानों की एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग का दायरा अब बढ़ाया जाएगा। एनआईआरएफ की जारी होगी विश्व स्तरीय रैंकिंग। ऐसे लिखिए आप। दुनिया भर के उच्च शिक्षण संस्थान भी प्रतिस्पर्धा में हो गए शामिल। अब तक इसमें सिर्फ देश भर के ही संस्थान थे शामिल। ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए कि विश्व स्तरीय दुनिया भर के उच्च संस्थान भी शामिल हो गए आपके एनआईआरएफ रैंकिंग। ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योगी सरकार ने निकाला है। उत्तर प्रदेश में कौन सी? बाल श्रमिक विद्या योजना। क्या है? सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध क्या है? देखिए 12 जून को, कल क्या थी? 12 जून को मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस। ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें लिख लीजिए आप। अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में कुछ बातें लिख लीजिए। देखिए इसकी शुरुआत कब हुई या इसकी शुरुआत किसने की?
इसकी शुरुआत 2002 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ने इसकी शुरुआत 2002 में की। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ने 2002 में इसकी शुरुआत की, अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस की। ठीक है, मनाने की। उसके बाद ये प्रति वर्ष 12 जून को मनाया जाने लगा। इतनी बात समझ में आई आपके? अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस श्रम निषेध की योजना 2002 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ ने शुरुआत की और हर वर्ष ये 12 जून को मनाया जाने लगा। ठीक है, ये आपका हुआ। हमने पढ़ा भी अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध के बारे में। इसके बाद हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है लिख लीजिए। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। काय का अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम का मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। ठीक है, इसके सदस्य है 187। ये आपके सदस्य है 187, मुख्यालय जेनेवा में। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभ आरंभ कल के दिन किया। 12 जून को यूपी के मुख्यमंत्री ने बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभ आरंभ किया। देखिए इसमें क्या क्या आता है ये लिख लीजिए आप। इस शुरुआत किया किस आधार पर इस योजना में हम भाग ले सकते हैं। देखिए, पढ़ाई के लिए बालकों को हर महीने 1000 और बालिकाओं को 12,000 रुपये देगी सरकार। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री ने कल अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर एक योजना निकाली। कौन सी? बाल श्रमिक विद्या योजना। किसके साथ क्या क्या मिलेगा इसमें? देखिए, जो बालक है उनको 1000 प्रति माह है, पर मंथली। ठीक, और जो बालिकाएं हैं उन्हें मिलेंगे 1200 रुपये मंथली। किस लिए? पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई के लिए बालकों को हर महीने 1000, बालिकाओं को 1200 रुपये देगी सरकार। इसमें किस प्रकार के बच्चे किस प्रकार के बच्चे लिए जाएंगे? इस योजना का लाभ कैसे परिवार या किस प्रकार के बच्चे उठा सकते हैं ये भी लिखिए। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या दोनों की मृत्यु हो चुकी हो। नंबर 1, माता पिता या फिर दोनों की मृत्यु हो चुकी हो। जिनके माता पिता या दोनों स्थायी रूप से दिव्यांग हो। माता पिता स्थायी रूप से दिव्यांग हो। नंबर 3, जिनके माता पिता या दोनों किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो। किसी असाध्य रोग से ग्रसित हो। मैं बता रहा हूं कौन कौन से बच्चे इस योजना का लाभ उठाएंगे। नंबर 1 लिखिए, माता पिता या दोनों की मृत्यु होने पर, या तो माता की या पिता की या फिर दोनों की हो। स्थायी रूप से दिव्यांग हो। कौन? माता पिता की बात चल रही है। जिन बच्चों के माता पिता स्थायी रूप से दिव्यांग हो या असाध्य रोग से ग्रसित हो, किसी रोग से। नंबर 4, ऐसा परिवार जहां महिला या माता परिवार की मुखिया हो। महिला परिवार की मुखिया, महिला परिवार की मुखिया हो। नंबर 5 लिख लीजिए, ऐसा परिवार जो भूमिहीन हो। जो भूमिहीन हो। इन 5 आधार पर ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये यूपी सरकार ने योजना निकाली है आपकी बाल श्रमिक विद्या योजना। इसके तहत आप अगर इनमें से आपका कोई सा भी पॉइंट है आपके परिवार में,
तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। ठीक हो। इसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं की कक्षा पास होने पर उन्हें प्रत्येक कक्षा के लिए प्रोत्साहन स्वास्थ्य 6,000 रुपए की राशि अतिरिक्त दी जाएगी। 6,000 रुपए की राशि अतिरिक्त दिया जाएगी अगर कोई बच्चा इनमें से इस योजना में शामिल अगर कोई बच्चा 8वीं 9वीं या 10वीं में पास होता है, उत्तीर्ण होता है, तो उसके उत्तीर्ण होने उसकी नेक्स्ट क्लास के लिए, अगली क्लास के लिए 6,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से। ठीक है। अभी तक ये योजना यूपी में थी, लेकिन वो सिर्फ 10 जिलों में ही थी। कितने में थी? 10 जिलों में। ठीक है। अब उसे बढ़ा करके 13 मंडल और आपके 57 जिले, 13 मंडलों के 57 जिलों में बढ़ा दी गई है। ये योजना 13 मंडलों के 57 जिलों में बढ़ा दी गई है। ठीक है। पहले ये सिर्फ 10 जिलों तक थी सीमित, तो इसका विस्तार कर दिया गया है। ठीक है। इतना आपको समझ में आया। इसके बाद ये आपकी बात हुई बाल श्रमिक विद्या योजना की, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश। अब लिख लीजिए आप इसके अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद कौन कौन से है। 21 का ए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो बाल श्रम से संबंधित अनुच्छेद है वो लिख लीजिए, आ सकते हैं। 21 का ए ये किस लिए है अनुच्छेद? ये अनुच्छेद किस लिए है आपका? 21 का ए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, आप लिख लीजिएगा। इसके आगे अनुच्छेद डालिए 21 ए, इसमें क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। दूसरा लिखिए, ठीक है, 23 और 24 ये दो अनुच्छेद हमारे किस लिए है? शोषण पर आधारित। 23 और 24 क्या है? कारखानों में। 24 में लिखिए कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध। कारखानों में बाल श्रम निषेध। ठीक है, लिख लीजिएगा आप। 23-24 शोषण के विरुद्ध है, 24 का क्या है? कारखानों में बाल श्रम पर निषेध। ठीक है। 29-30 ये बाल श्रम से संबंधित है आपका। 21 ए मैंने बताया, 23-24 29-30 ये आपके है शिक्षा का अधिकार। 29-30 ठीक है, आप लिख लीजिएगा। एक आपका 45 अनुच्छेद 45। देखिए अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में ये आता है आपका अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन। उसमें क्या है? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा ये राज्य का वो है। ये राज्य द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो उसमें राज्य द्वारा अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये कुछ अनुच्छेद है आपका 21, 23, 24, 29, 30 और 45 ये पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, ये आपकी खत्म। इसके बाद देखिए H1B वीजा पर रोक लगा सकता है अमेरिका। H1B वीजा एक गैर H1B वीजा पर कोविड-19 के दौरान रोक लगा सकता है अमेरिका। एक कोरोना के दौरान H1B वीजा पर अमेरिका रोक लगाने वाला है। क्यों? क्योंकि उससे कई सारे वीजा पर रोक लगने वाली है अमेरिका में, क्योंकि उससे जो है उन्हें थोड़ी इकोनॉमी में दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखिए होता क्या है H1B वीजा। H1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जो कि किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल काम करने के लिए जारी किया था। आप सब जानते भी होंगे। एक गैर प्रवासी वीजा है H1B वीजा। ये क्या है? H1B वीजा। ठीक है, ये एक गैर प्रवासी वीजा है जो कि किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल काम करने के लिए जारी किया जाता है। 6 साल के लिए। ठीक है, भारत से बहुत से
अधिक, भारत से बहुत अधिक प्रवासी जाते हैं आपके अमेरिका और इस वीजा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस वीजा से 6 साल तक के लिए आप अमेरिका में रह सकते हैं। उसके बाद इसे पाने वाले व्यक्ति, हाँ, इस वीजा को पाने वाले व्यक्ति को स्नातक होने के साथ साथ एक क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता होनी चाहिए और वेतन 40 लाख सालाना हो। 40 लाख रुपए सालाना वेतन, और वो क्या होना चाहिए, स्नातक, और किसी एक क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में वो क्या होना चाहिए, विशेष योग्यता होनी चाहिए उसकी। तो ये कुछ प्रावधान है इस वीजा को पाने के लिए। उसके बाद इस वीजा के 5 साल के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीजा के 5 साल बाद हम अमेरिका की स्थायी नागरिकता पा सकते हैं। ठीक है, स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं 5 साल बाद। ठीक है, देखिए अगर इस पर रोक लगती है H1B वीजा पर, तो सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा, क्योंकि भारत के सबसे ज्यादा इस वीजा धारक सबसे ज्यादा भारत के हैं। ठीक है, 4th, अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर ILO और यूनिसेफ ने जारी की रिपोर्ट। ILO के बारे में मैंने तुम्हें बताया, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, अभी समझाया। ठीक है, 2002 में शुरुआत हुई और इसके सदस्य जिनेवा में इसका मुख्यालय है। उसका यूनिसेफ क्या है, ये भी एक संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। ठीक है, यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ठीक है, 1946 में ये बनाया गया। देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ 1946 में बनाया गया। तो क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर ILO और यूनिसेफ ने जारी की रिपोर्ट। दोनों ने एक रिपोर्ट जारी की है, लाखों बच्चों को फिर से बाल श्रम में धकेल सकती है महामारी में, कोविड-19 चल रहा है। ये जो है लाखों बच्चों को फिर से बाल श्रम में धकेल सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 की उम्र के श्रमिक 1 करोड़। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 की उम्र के श्रमिक 1 करोड़। भारत की बात चल रही है, 1 करोड़ थे। ठीक है, उसके बाद 5 से 18 वर्ष की उम्र का 11 में से 1 बच्चा, 11 में से 1 बच्चा था। ठीक है, इसके बाद ILO के 2016 के आंकड़ों के अनुसार, जो हमारी ILO है, क्या नाम है इसका, ILO का ये क्या नाम है इसका, हाँ, जो हमारी ILO है, अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम संघ जो है हमारा, तो इसके और इसके थ्रू क्या है, ILO के 2016 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 5 से 17, इसके आंकड़े हैं आपके 2016 के। तो दुनिया में, ये दुनिया की बात हो रही है, दुनिया में 5 से 17 वर्ष के 15 करोड़ 20 लाख, 15 करोड़ 20 लाख। ठीक है, और भारत में श्रमिक बच्चे 2 करोड़, भारत में 5 से 17 के 2 करोड़ कितने, 38 लाख, इतने बच्चे
इसकी रिपोर्ट है 2016 की, ILO के 2016 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 5 से 17 वर्ष के 15 करोड़ 20 लाख से अधिक बच्चे काम करते हैं। भारत में श्रमिक बच्चे 5 से 17 कैटेगरी के 2 करोड़ 38 लाख और पूरी दुनिया में 15 करोड़ 20 लाख। ठीक है, ये आंकड़े आप लिख लीजिए जो इसके थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन बताए, इनमें सारे इंपॉर्टेंट ही थे, इनके आंकड़े आप लिख लीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और है और आपका खत्म हुआ सब। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक संपन्न हुई। कल क्या हुई? जीएसटी की 40वीं बैठक संपन्न। ठीक है, 40वीं बैठक में क्या हुआ? वित्त मंत्री ने कोरोना की वजह से कारोबार की खराब हालत को देखते हुए छोटे कारोबारियों को राहत दी। इसमें कोविड-19 की वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी की 40वीं बैठक संपन्न। कोविड-19 की वजह से जो हमारे छोटे कारोबारी हैं उनको राहत दी गई है, विभिन्न हिस्सों में राहत दी गई है जीएसटी में। ठीक है, तो ये आपके आज का कुछ करंट था इंपॉर्टेंट, ये आपका हुआ। ठीक है, इसके बाद कल फिर मिलते हैं इसी टाइम। धन्यवाद।